हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई एग्ज़ाम्स जो हमारे आगे आने वाले हैं, जिनमें से पैट की हमारी डेट आ चुकी है। तो यही समय है कि आप लोगों को जम के लग जाना है, एक भी मिनट बिना बर्बाद किए अपनी तैयारियों में। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, जब भी हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें 3-4 स्टेप्स हमारे जो फिक्स होते हैं, जो हमें सक्सेस होने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहला, सिलेबस कंप्लीट करना अपना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। उसके बाद में प्रैक्टिस है, रिवीजन है, और इसी तरह से एक मूल मंत्र जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, जिनसे हमें ये पता लगता है कि एग्ज़ाम में किस लेवल का पूछा जाता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये कंफर्म नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमारे किसी एक एग्ज़ाम में आ चुका है वो किसी दूसरे एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। जैसे यूपीएसआई का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और अगर आप ये सोच के उसे नहीं देखते कि मैं तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को क्यों देखूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसी कोई बात है तो उसको बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का कोई पता नहीं होता किस एग्ज़ाम से उठ के कहाँ आ जाए। तो दोस्तों, यही सब सोच के आपकी तैयारी को एक फाइनल टच देने के लिए, या फिर यूँ कहिए कि आपकी तैयारी की धार को और तेज करने के लिए, मैं लेकर आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़, जिसका नाम दे रखा है मैंने जुनून वर्दी। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में सबसे पहले हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, और आज हमारा पहला सेशन होगा जिसमें हम हिंदी के 40 क्वेश्चंस को निपटाएंगे। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी के तो ये किसी और एग्ज़ाम में नहीं आ सकते। जैसे अभी आने वाला एग्ज़ाम पैट की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, और पैट में भी हिंदी पूछी जाती है। तो अगर कोई पैट वाले हैं या फिर कांस्टेबल वाले हैं जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी आती है, इस क्लास को उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण समझें, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को देखें, ताकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आपकी आंखों के सामने से निकल सकें। क्योंकि कभी कभार कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम उठ के भी आ जाते हैं, और अगर सेम टू सेम नहीं भी आते हैं तो लेवल ऑलमोस्ट वही रहता है। तो मेरी आशा है कि आप सब इस सेशन को प्यार देंगे और सारे ही क्वेश्चंस को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए, अब समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो इन क्वेश्चंस के नीचे मैंने ग्रीन कलर से इनके कॉन्सेप्ट्स को लिख रखा है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं दक्षिणी हिंदी, या संस्कृतनिष्ठ, या ब्रज अवधी का मिश्रित रूप, और ऑप्शन डी है हिंदी उर्दू मिश्रित। तो दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट में साफ लिखा हुआ है कि पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम और अरबी फारसी के शब्द कम होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। और बाकी इसके कॉन्सेप्ट्स को अगर आप पढ़ना चाहें तो साफ साफ बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्व हिंदी का विकास मागधी, अर्धमागधी, या ब्राचर से, या खस, इनमें से कौन से अपभ्रंश से पूर्व हिंदी का विकास हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में ए और सी दोनों को ही माना है।
और इसके पीछे का जो फैक्ट है वो यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें कि पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश अर्धमागधी प्राकृतिक से विकसित, जिसमें कुछ अंश सौरसैनी तथा अधिकांश मागधी का था, और इसीलिए आयोग ने ए और सी दोनों को ही राइट आंसर माना है। मैं थोड़ा सा ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकें। अधिकांश मागधी का था से विकसित है, संभवतः इसका कारण संशोधित उत्तर कुंजी। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और सी दोनों ही माने गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? मतलब नीचे जो चार बोलियां दी हुई हैं इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट मारवाड़ी बोली, ऑप्शन बी है मालवी, ऑप्शन सी है मेवाती और ऑप्शन डी है बुंदेली। तो इसमें राजस्थानी बोली कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, जो राजस्थान की बोली नहीं है। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन में नहीं शब्द जो है ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे देता है। कभी कभार हम पढ़ तो लेते हैं इसे जल्दी में, कभी पढ़ भी नहीं पाते, और कभी पढ़ लेते हैं तो उसका ध्यान नहीं रहता। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होगा आप लोगों को। जिस क्वेश्चन में नहीं लगा है उस क्वेश्चन में स्पेशली आपको इस शब्द का ध्यान देना होगा। तो चलिए चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जैसा कि आपको पता है, बुंदेली बोली है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, ना कि राजस्थान में। और इसका फैक्ट भी नीचे लिखा हुआ है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आदि हैं। यानी राजस्थान साइड में ये बोलियां बोली जाती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। चलिए चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। और फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए है गधा, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी है कुंठित। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि खर का जो पर्यायवाची है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो गधा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होगा। और इस गधा शब्द के और भी पर्यायवाची जो मैंने नीचे फैक्ट में लिख रखे हैं, और वो पर्यायवाची इसके गदर, धूसर, वैशाख नंदन, रासव, चक्रीवान आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को हमेशा एग्जाम में, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें सीधे सीधे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। यानी 3 शब्द इसमें से तद्भव दिए हुए हैं और एक शब्द तत्सम है, तो वही तत्सम शब्द आपको पता लगाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा संशोधन किया गया है। जो संशोधित उत्तर कुंजी आई थी इसकी, उस उत्तर कुंजी में, और उस उत्तर कुंजी के हिसाब से इसके भी 2 ऑप्शन राइट माने गए, ए और सी, जो स्थाई और केतकी है। बाकी केवड़ा के और करेला के भी जो तद्भव शब्द हैं वो दिए हुए हैं। करेला का तद्भव शब्द किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली भाग 4 में पेज 68 पर स्थाई को तत्सम शब्द बताया गया है, और परीक्षा संस्था यूपीआरबी ने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के उत्तर दोनों ही माने हैं, ए और सी। और उत्तर वो संशोधित उत्तर कुंजी के हिसाब से अगर हम इसको टिक करें तो इसका ए और सी दोनों ही ऑप्शंस एकदम राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है?
जैसा कि इस क्वेश्चन में इन्होंने नहीं लिख रखा है, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार नहीं शब्द ये धोखा दे जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि नीचे जो 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, मतलब जो तत्सम शब्द है उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दिया हुआ, वो उत्तर सी है, कार्य। यानी कार्य तत्सम शब्द है जिसका तद्भव कारज या काज होता है। और बाकी के जो शब्द दिए हुए हैं, कसौटी, काट और ये चौथा कहानी, ये सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंगम का विलोम शब्द है, तो इनमें से हमें बताना है जंगम का कौन सा विलोम शब्द है। इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है चेतन, ऑप्शन बी सुकर, ऑप्शन सी स्थावर और ऑप्शन डी अगम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जंगम का विलोम शब्द बहुत ही अच्छे से पता होगा। वैसे तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर ही होता है। चेतन का विलोम अचेतन या जड़ तथा सुकर का विलोम शब्द दुष्कर एवं अगम का विलोम शब्द सुगम होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर नंबर सी। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है, यानी अथ का विलोम शब्द हमें बताना है। ऑप्शन ए है अंत, ऑप्शन बी है अथ, ऑप्शन सी है इति, ऑप्शन डी है अर्थ। और आयोग के हिसाब से इसका आंसर उत्तर सी इति है। इसके कॉन्सेप्ट में भी आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, अथ शब्द का विलोम इति है, आदि का विलोम अंत है। यानी इसमें जो इति दे रखा है, ये अथ का हमारा विलोम शब्द है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, तरल का विलोम शब्द है। इसमें आपसे तरल का विलोम शब्द पूछा गया है। तरल जैसे पानी या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ जिसको हम तरल बोलते हैं, तो तरल का विलोम शब्द आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि तरल का विलोम शब्द है ठोस। और आयोग के हिसाब से भी यही आंसर है इसका। बाकी और चीज़ों के जो विलोम शब्द हैं, बाकी जो इसमें और दे रखे हैं, सरल, तीक्ष्ण और जटिल, इनके भी विलोम शब्द नीचे फैक्ट में लिखे हुए हैं। सरल का विलोम कठिन है, विरल का विलोम सघन है तथा अविरल भी होता है। सघन भी कह सकते हैं और अविरल भी कह सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। इसमें उदार का हमें विलोम शब्द बताना है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, नम्र, कोमल, कठोर, पुरुष। और इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कठोर। यानी उदार का विलोम शब्द कठोर होता है। और इसके फैक्ट को पढ़ें तो उदार का विलोम अनुदार होता है, लेकिन अनुदार का इन ऑप्शंस को देखते हुए अनुदार का जो मतलब है, जो अनुदार का पर्यायवाची कह सकते हैं एक तरह से, तो उसका पर्यायवाची कठोर है अनुदार। तो इसीलिए क्योंकि अनुदार इन ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए अगर हम कठोर शब्द लगाते हैं तो गलत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हम कठोर शब्द ही लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस में जो अवेलेबल है आंसर हमें उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी का मतलब यहाँ पर्यायवाची से है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने शब्द दे रखे हैं कमल, मोती, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चीज़ें जल में उत्पन्न होती हैं उनको हम जलज कहते हैं। जल का मतलब पानी और जा मतलब जन्म लेने वाले।
यानी जल में जन्म लेने वाले। तो इसका राइट आंसर होगा जलज। थोड़ा इसके ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। और इसका राइट आंसर जलज है, जो ऑप्शन सी है, लेकिन दूसरे नंबर पे है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। यानी दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए है पूर्वाहन, ऑप्शन बी है मध्याह्न, ऑप्शन सी है अपराह्न और ऑप्शन डी है बिहान। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपराह्न, क्योंकि दोपहर के बाद के समय को हम अपराह्न कहते हैं, दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं और दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको वाक्य में प्रयोग करके देखें। जैसे इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आय। अगर हम जनरली किसी से पूछने लग जाए कि आपकी आय कितनी है, तो कितनी से हमें साफ पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्योंकि अगर ये पुल्लिंग शब्द होता तो इसको पूछने का तरीका कुछ इस तरह का होता कि आपका आय कितना है। जबकि आप जानते हैं कि आपका आय कितना है, ये सेंटेंस एकदम गलत है। क्योंकि अगर हम इसको सही भाषा में बोलेंगे तो हम यही पूछेंगे किसी से भी कि आपकी आय कितनी है। तो इस तरह से वाक्यों में प्रयोग करने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। और इसके जो क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें आय है, ऑप्शन बी विवाद है, ऑप्शन सी सार है, ऑप्शन डी रूप है और इसका आंसर ऑप्शन ए है आय, क्योंकि हमसे स्त्रीलिंग शब्द ही पूछा है और इसमें स्त्रीलिंग शब्द आय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें भी हमसे स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है और तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हर शब्द को आप अपनी तरफ से किसी वाक्य में प्रयोग करके देखें, जिससे आपको आसानी से पता लगेगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो इसका ऑप्शन ए है स्पर्श, ऑप्शन बी लेख, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी गरिमा। तो इसमें से हमारा स्त्रीलिंग शब्द ऑप्शन डी गरिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सहायता, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी है पौधा। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुस्तक का हम बहुवचन बहुत आराम से बना सकते हैं और पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा। इसी तरह से लड़का का लड़के और पौधा का पौधे। लेकिन सहायता एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सहायता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? संज्ञा के प्रकार आप सब अच्छे से जानते हैं और शिक्षक में कौन सी संज्ञा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी समूह का बोध कराती है, चाहे वो पक्षियों का समूह हो, जानवरों का समूह हो या किसी का भी समूह हो। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध कराती है, जिसमें स्पेशली किसी का नाम आता है, जैसे राम है, श्याम है, किसी जगह का, जैसे कानपुर है, गोरखपुर है, मतलब स्पेशली किसी जगह का, व्यक्ति का, वस्तु का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। और
ऑप्शन नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा और डी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो शिक्षक जो दिया हुआ है ये किस प्रकार की संज्ञा में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शिक्षक एक जाति का नाम है। शिक्षक चाहे कोई भी हो उसको हम कॉमनली शिक्षक ही कहेंगे अगर स्पेशली उस टीचर का नाम ना लें, और अगर स्पेशली उस टीचर का नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, जबकि अगर हम उसको शिक्षक बोले तो ये कॉमन वर्ड है, हर शिक्षक को शिक्षक बोला जा सकता है। एक के जैसे और भी होते हैं, एक भी शिक्षक और अगर और कोई शिक्षक है तो उसको भी शिक्षक ही कहेंगे, इसीलिए ये शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम के भेद आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, जो 6 होते हैं जो नीचे इसके फैक्ट में दिए हुए हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम, और इसका तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और इसका छठा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इन 6 भेदों के अलावा जो भी इसमें एक्स्ट्रा है वही हमारा राइट आंसर है। तो संबंधवाचक सर्वनाम ये भी होता है, निजवाचक सर्वनाम भी होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम कहीं भी नहीं होता है। तो ये गलत है। मेरा कहने का मतलब है हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। बाकी हमारे सभी सर्वनाम के भेद हैं, बस ये गुणवाचक हमारा सर्वनाम का कोई भी भेद नहीं है। तो संबंधवाचक पे जो टिक लगा हुआ है इसको मैं ज़रा साफ कर देता हूँ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है। इसमें हमें ये बताना है कौन सा हमारा सर्वनाम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए है नींद, ऑप्शन बी है रोग, ऑप्शन सी सफाई, और ऑप्शन डी है कौन। तो आप सबको अच्छे से पता है कि सर्वनाम 11 शब्द होते हैं, जिसमें से मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 के 11 हमारे सर्वनाम शब्द हैं। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कौन, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी, क्योंकि नींद भी सर्वनाम नहीं है, रोग भी नहीं, सफाई भी नहीं, ये सारे संज्ञा हैं, और ऑप्शन डी में कौन जो है वो हमारा सर्वनाम शब्द है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार ढूंढिए। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है वो आम है, सॉरी वे आम। तो यहाँ पे जो वे दिया हुआ है ये किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये जो शब्द वे है हम किसी निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, जो हमारे पास भी हो सकती है या दूर भी हो सकती है। तो वे एक निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। राम सेब खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, यानी इसमें किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया,
ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है अकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है अनेकार्थक क्रिया। दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जब कर्ता हमारा किसी एक काम को पूर्व करके तुरंत ही दूसरा कोई काम शुरू कर दे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे अगर ये राम सेब खाता है, इसकी जगह अगर सेंटेंस दिया होता कि राम सेब खाकर सोने चला गया, तो पहले उसने सेब खाया फिर चला गया, जाने का काम किया, यानी दो क्रिया दी हुई है जिसमें एक क्रिया को पूरा करके दूसरा काम करता है। तो ऐसे वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया होती है, जबकि इसमें साफ साफ वाक्य दे रखा है राम सेब खाता है, यानी एक ही क्रिया है, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया तो नहीं हो सकती। ऑप्शन 2 है सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया का पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि वाक्य में जो भी क्रिया दी हुई है उससे पहले हम क्या शब्द का प्रयोग करके खुद से ही ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यही वाक्य है राम सेब खाता है, तो खाता है इसमें क्रिया हुई, और इस क्रिया से पहले अगर हम क्या शब्द लगा दें और एक क्वेश्चन खुद से पूछें, और यदि उस क्वेश्चन का हमें जवाब मिल जाता है तो मतलब क्रिया सकर्मक है। जैसे अगर इसी वाक्य में क्रिया से पहले क्या शब्द लगाया जाए तो क्वेश्चन इसका बन सकता है कि राम क्या खाता है। अगर इस क्या का जवाब हमें मिलता है तो मतलब इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो अगर मैं इस खुद से ही क्वेश्चन पूछूं कि राम क्या खाता है, तो इसका जवाब है सेब खाता है। जब इसका जवाब मिल रहा है तो मतलब इसमें सकर्मक क्रिया है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य के ऑप्शन है ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्तवाच्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस वाक्य में हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कृतवाच्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? ये क्वेश्चन फिर से वैसे ही आ गया घुमाने वाला, जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि ये वर्ड जो है नहीं, ये अक्सर कई बार गड़बड़ करा देता है। तो इस शब्द पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए है उससे खाना नहीं खाया गया, ऑप्शन बी है छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ऑप्शन सी है दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, और ऑप्शन डी है बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। इस वाक्य में हमारा कर्मवाच्य नहीं है। और अगर इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य की जगह कृतवाच्य है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? यहाँ हमें वो शब्द ढूंढना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें हमें ऐसा ही शब्द ढूंढना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन है ए विरासत, बी व्यापार, सी वीक्षक, डी विकल्प। तो इसका राइट आंसर है विरासत, ऑप्शन ए। विरासत शब्द में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शंस में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, घास फूस में कौन सा समास है?
ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। और घास फूस को हम द्वंद्व समास में पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्धविराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है हमें। ऑप्शन ए है मांगने में शर्म करना, ऑप्शन बी किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ऑप्शन सी है सेखी मारना, और ऑप्शन डी है भीख मांगकर भी दान देने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बीभत्स रस, ऑप्शन नंबर बी अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस, ऑप्शन नंबर डी शांत रस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 28, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, में कौन सा छंद है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए तोटक, ऑप्शन नंबर बी बरवे, ऑप्शन नंबर सी वंशस्थ, ऑप्शन नंबर डी रोला। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बरवे। बरवे हमारा एक मात्रिक छंद है जिसमें 12 सात पर यति होती है, और यदि आप इनके मात्राओं को गिनेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। पहला यति 12 मात्राओं के बाद है और इसके बाद 7 मात्राएं हैं। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, अवधि में एक मात्रा, बाप की एक मात्रा, धा की एक मात्रा, 3 मात्राएं ये हो जाती है। ऐसी शापे एक मात्रा, लापे 2 मात्राएं, 6 मात्राएं ये हो गई। कापे 2 मात्रा, ऊपे 1, सापे 1, पापे 1, रापे 1, ये टोटल कुल मिला के 12 हो जाती हैं। इसी तरह से था में 2 मात्राएं, गा पे छोटी ऊ की मात्रा है इसलिए इसमें 1 मात्रा गिनी जाएगी। रा पे भी छोटा ऊ है तो इस पर भी 1 मात्रा गिनी जाएगी। भा पे बड़े या की मात्रा है और बड़ा हमारा गुरु वर्ण में आता है तो 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। इसी प्रकार रा हमारा लघु वर्ण में गिना जाएगा, 1 मात्रा गिनी जाएगी। और अगर ये सारी मात्रा टोटल देखें तो यति से पहले 12 और यति के बाद 7 मात्राएं, इसलिए इस छंद को हम बरवे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सारंग ले सारंग चली गई, सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट, में कौन सा अलंकार है? क्योंकि इसमें सारंग जो शब्द है इसकी कई बार पुनरावृत्ति हुई है और हर जगह इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है, इसीलिए अच्छे से आप जानते हैं कि यमक अलंकार के गुण हैं इसमें, इसलिए इसको हम यमक अलंकार के तहत रखेंगे। क्योंकि एक ही शब्द कई बार पुनरावृत्ति हुई है और हर बार उसका अलग अर्थ है। आप चाहे तो इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं। उपयुक्त पंक्ति में यमक अलंकार है, यहाँ पर सारंग का प्रयोग 5 बार हुआ है, जिसमें से 3 के अलग अलग अर्थ हैं। पहले सारंग का अर्थ मोर, दूसरे सारंग का अर्थ सांप तथा तीसरे सारंग का अर्थ बिजली है। एक ही शब्द है, 3 बार
पुनरावृत्ति है, तीनों बार अलग अलग अर्थ में है, इसलिए इसे यमक अलंकार में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है पहले एक बार आप क्वेश्चंस को देख लें और उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें, क्योंकि जब आप एक बार क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पैराग्राफ पढ़ते टाइम आपको क्वेश्चंस ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। अब किस में किया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, कृषकों की दशा सुधारने में, योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर हम जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें एक ही बार में मिल जाएगा, बार बार पैराग्राफ को पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यदि हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि पहले आप क्वेश्चंस को एक बार देख लें, ताकि जिस वक्त आप पैराग्राफ पढ़ें तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं, तो आंसर आसानी से मिल जाते हैं। और 31वां क्वेश्चन जो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है वो पूछा गया है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारे दो क्वेश्चंस हो गए, पहला है सहकारिता का मुख्य उद्देश्य और दूसरा है योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है, किस विषय में किया जाता है। तो अब चलिए पैराग्राफ को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर आराम से मिल जाएंगे। तो पैराग्राफ है हमारा, भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण ये है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में बुरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी शक्ति को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांत की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। तो ये अधिकाधिक उपयोग किया जाता है, ये है विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। ये योजना आयोग मतलब हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके और यहाँ तक की ही लाइन में मिल जाता है। और इस लाइन के अनुसार हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों। और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमने पढ़ा था, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका भी आंसर हमें पैराग्राफ पढ़ते ही पता लग जाएगा। और 31 का सही आंसर जो है वो उत्तर नंबर बी है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ रिलेटेड थे। सॉरी, एक क्वेश्चन और रह गया इसी से रिलेटेड पैराग्राफ से, जो क्वेश्चन नंबर 32, सहकारिता निर्धन किसानों को उदार कर सकती है। कैसे कर सकती है? उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर। नहीं, ऐसी तो कोई बात भी पैराग्राफ में नहीं बोली गई है। उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनके आर्थिक स्तर को विकसित करके, ये बात जरूर पैराग्राफ में बोली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो ये दो क्वेश्चंस थे आपके पैराग्राफ से रिलेटेड। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। बस याद करने वाली चीज़ है, जिनको याद है उनको अच्छा है, और जिनको याद नहीं है वो इस क्वेश्चन से ज़रूर याद करें। और क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदी साहित्य का
आदिकाल के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य में आदिकाल के लेखक अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और वैसे भी ये तो प्रीवियस ईयर है, तो इस बात को तो आप कह ही नहीं सकते कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आती। तो ये भी एक याद करने वाला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का, जिसका ऑप्शंस दिए हैं हमें। नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? यानी प्रेमचंद्र का जो उपन्यास अधूरा रह गया था, उस अधूरे उपन्यास का नाम पूछा गया है। और यहाँ पे जो ये चारों उपन्यास दे रखे हैं, ये चारों ही प्रेमचंद्र से रिलेटेड हैं। रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र, ये चारों ही उपन्यास प्रेमचंद्र के ही हैं। और जिस उपन्यास के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो उनका अपूर्ण उपन्यास है, यानी जो पूरा नहीं हो पाया था, तो उस उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी माधव स्प्रे, ऑप्शन डी सदा सुखलाल, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईसा अल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जाके प्रिय न राम बदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये उक्ति समझ में आनी चाहिए। तो इस उक्ति को मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। जाके प्रिय न राम बदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। इसका अर्थ है, जिसे राम सीता प्रिय ना हो उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वे कितना भी आत्मीय क्यों ना हो। यह उक्ति तुलसीदास जी की है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो केदारनाथ जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1105 में मिला था, वो इन्हें अपूर्वा कृति के लिए मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ जी को उनकी अपूर्वा कृति के लिए मिला था। याद करने वाला क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 39 है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है बाल बोधनी, ऑप्शन नंबर बी है कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर सी है हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन नंबर डी है भारतेंदु। तो भारतेंदु जी ने ये जो भारतेंदु पत्रिका है, बस यही पत्रिका भारतेंदु जी ने नहीं लिखी है, क्योंकि इसके संपादक राधाचरण गोस्वामी जी थे। बाकी तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु जी की ही हैं। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र ऑप्शन नंबर डी समालोचक है। तो ये थी हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आज के लिए बस यही। थैंक यू दोस्तों।